हेलो एवरीवन, 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम होने में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। तो ऐसे में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि सन 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किन देश के साथ हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी यह यूनान देश के साथ हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यूनान देश के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि सन 1871 ईस्वी की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई थी। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछे जाते हैं कि सेडेवा या सीडान का युद्ध कब हो गया था। तो याद रखिएगा, सन 1870 ईस्वी में सेडेवा या सीडान का युद्ध हुआ था और ये युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में सेडान में लड़ा गया था। और इसी के ठीक एक वर्ष की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हो गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखिएगा कि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण करने की बात की जा रही थी तो हमेशा उसका विरोधी बनकर ऑस्ट्रिया सामने आ रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 करता है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि रूस में जो भी रूस का सम्राट हुआ करते थे ना, उन्हीं को जार कहा जाता था। तो रूस में जार का क्या अर्थ होता था, तो रूस का सम्राट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने NEP, जिसे हम लोग न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है नई आर्थिक नीति। तो लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति को अपनाया था और उसी के 2 साल बाद यानी सन 1924 ईस्वी में लेनिन की जो थी मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 1924 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंद चीन की जो उत्तरी सीमा है ना, ये म्यांमार और चीन के सीमा रेखा को छूती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार और चीन। उसके बाद में कहता है कि वियतनाम में एस्कॉल से रिवोल्ट किसने चलाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये राज दरबार के अधिकारियों ने ही एस्कॉल से रिवोल्ट को चलाया था। उसके बाद में कहता है कि लियांग कीचो कौन थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक चीनी सुधारक थे जिनका नाम था लियांग कीचो। उसके बाद में कहता है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म हुआ था ये पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था और इनका जन्म स्थान पर गुरुद्वारा के नाम पे काफ़ी ही ज़्यादा एक फेमस एवं दर्शनीय स्थल पटना में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले अंग्रेज़ों को पराजित किया था यानी हराया था और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था, जो मैसूर के एक सुल्तान यानी शासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 11 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सन 1930 ईस्वी की बात है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया था और इसी आंदोलन का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा।
उसके बाद में कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले जानिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के स्थापनाकार कौन है। दोस्तों जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी के द्वारा सन 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में ही स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1907 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अब सेफ्टी लैंप के बदले में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में एक सवाल पूछे गए थे कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कारक का नाम है जॉन के, और रेलवे के भाप इंजन या वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया था। आप सभी को मालूम होगा कि इंग्लैंड ब्रिटेन यहीं के रहने वाले जो लोग थे वो हमारे भारत देश पर आकर काफ़ी ही ज़्यादा समय तक अपना हुकूमत चलाए थे, हम लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। तो उनके द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी और फूट डालो और राज करो की नीति उन्हीं के एक गवर्नर यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब हस्तक्षेप की नीति हो जाएगी। उसके बाद में कहता है सन 1810 ईस्वी से लेकर सन 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1810 से लेकर सन 1880 ईस्वी तक बात है जब लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुँच गई थी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे। तो देखिए आधुनिक काल से पहले शहरों की स्थापना करने का जो मेन आधार था ना, ये पहला था व्यापार और दूसरा था धर्म। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी बहुत पहले की बात है जब भारत में वो कौन ऐसा रास्ता था जहाँ से एशिया और यूरोप में आने जाने के लिए व्यापारियों का एक रास्ता बना हुआ करता था। तो उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। यानी प्राचीन काल में रेशम मार्ग से ही एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आर्थिक संकट मंदी जो सन 1829 ईस्वी में उत्पन्न हुई थी, इसके कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो देखिए आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हो गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 काफ़ी ही मज़ेदार और काफ़ी ही सिंपल है। कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। देखिए जब बात की जाए कि कागजी मुद्रा या कागज़ का, तो वैसे संबंधित जितने भी सवाल होंगे ना, लगभग अधिकतर क्वेश्चन का आंसर चीन होता है, क्योंकि सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुआ था। सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था और सबसे पहले पेपर मिल की जो स्थापना हुआ था ना, ये चीन में ही हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिका से होती है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन है, यह कथन किसका है। तो देखिए अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था
कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा अब्राहम लिंकन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। देखिए संघ सरकार का जो उदाहरण है जी ये अमेरिका है और अमेरिका ही संघ सरकार का उदाहरण माना जाता है। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी थी और ये रहा चीन। और चीन के महानतम शासक जो है वो सन यात सेन को माना जाता है। और चीन ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। अब अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो आप सभी को बता दें कि सन 1950 ईस्वी की बात है, जब भारत में संविधान को लागू किया जा रहा था उसी समय नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की जा रही थी। अब अगला सवाल कहता है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो देखिए संघ राज की विशेषता क्या नहीं होगी, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगी। और ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो पॉलिटिकल साइंस के हर एग्जाम पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7000 आबादी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो आप सभी को बता दें कि राजनीतिक दल की जो नींव है ना जी सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 28 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ये डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और यही है वो जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। अब अगला सवाल कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन में। आप सभी को मालूम होगा बहुदलीय व्यवस्था गठबंधन की सरकार को ही कहते हैं। यानी जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कई दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं और सरकार बनाते हैं, तो इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं और ऐसे दलीय व्यवस्था को ही बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे देश भारत में एक दो नहीं बल्कि अनेक पार्टियां आपस में मिलकर सरकार तो बना लेती है, लेकिन ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा ब्रिटेन। अब अगला सवाल कहता है लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अब अगला सवाल कहता है कि लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकतंत्र विविधताओं में समाजंश लाने में समर्थ है। अब अगला सवाल क्वेश्चन में 32 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 32 क्या कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में यदि कथन सही की बात करेंगे ना तो निर्णय लेन देन परंतु सही निर्णय लेने की संभावना रहती है। ये है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था इसे काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन माना गया है। अब देखिए कहता है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। यानी वह कौन ऐसा देश है जहाँ पे पानी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, पानी पीने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके और आंदोलन करके बड़ा सा एक संघर्ष उभर कर पूरे दुनिया के सामने आया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बोलोविया। और काफ़ी खुशी की बात है हमारे देश भारत में इतना जल है कि हम तो स्वयं पी सकते हैं, साथ ही अपने दुश्मन पाकिस्तान को भी पिला सकते हैं। अब देखिए कहते हैं क्वेश्चन 35 कहता है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है। आधुनिक युग में यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड में है।
अब अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। देखिए ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो जब किसी वस्तु को या कोई ऐसे पदार्थ जिसको जलाने के बाद हमें ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है, वैसे पदार्थ को हम लोग ऊर्जा वाले पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलती है, कोयला से भी मिलती है और विद्युत से भी मिलती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और एक होती है संस्कारिक अर्थव्यवस्था, ऐसे करके अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भारत में जो नीति आयोग यानी नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी ना, ये सन 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी। हालांकि रूस में लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ये सन 1921 ईस्वी में अपनाई गई थी और भारत में इसे 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2015 ईस्वी में। और ये किसने किया था, तो मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति को भारत में लागू किया गया था। अब अगला सवाल कहता है विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, $720 थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन 40 को बढ़े। क्वेश्चन 40 कहता है कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, तो काफ़ी सिंपल है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और विदेशों से अर्जित आय में से मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को हटाकर सब्सिडी को जोड़ देते हैं, और वो जो हमारा जो अंक प्राप्त होता है उसे ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, एनआई कहते हैं। और एनआई को ही नेशनल इनकम कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ राष्ट्रीय आय होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो ना, तो आप सभी को हमें तो पैसा देना नहीं है, कुछ मेहनत भी नहीं करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। हम जब जब वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख पाइएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।